Okay, welcome to the video series of फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इस वीडियो सीरीज के अंदर आज हम फिक्स असेट को कवर कर रहे होंगे। ओके, फिक्स असेट के टॉपिक को कवर करने के लिए आई हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट आवर फिक्स असेट टॉपिक इनटू थ्री मेन कैटेगरी। इस वीडियो के अंदर हम फिक्स असेट्स की टाइप से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, हाउ टू अक्वायर देम, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले आइटम्स कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, द मटेरियल व्हिच हैज बीन टेकन from the financial and managerial accounting the basis of business decision 17 विलियम एंड का। और ये टेक्स्ट बुक के तौर पे जिस कोर्स के लिए वीडियो बनाई गई उसके लिए ये चीज़ टेक्स्ट बुक पे पीडीएफ प्रोवाइड की गई है। Okay, so fixed assets, or you can say plant assets, basically are the assets which are you held by business for long-term purpose or long-lived assets, normally more than 1 year। सही है, यानी अगर आप 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए कोई भी एसेट बाय कर रहे हैं तो वो फिक्स एसेट या प्लांट एसेट की कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे होंगे। सही है, सो लेट्स मूव। तो प्लांट एसेट्स को अगर मैं कैटेगरी वाइज अगर बात करता हूँ तो जो फिक्स एसेट की नॉर्मली सिचुएशन आ रही होती है कैटेगरीज में बात करते हैं तो वी आर हैविंग फर्स्ट कैटेगरी ऑफ टेंजिबल प्लांट एसेट। टेंजिबल प्लांट एसेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए बाय किए हो, बट दे ऑल्सो हैव सम फिजिकल सब्सटेंस लाइक लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर्स, इस किस्म के आइटम्स। बट ऑल्सो लॉन्ग टर्म फिक्स असेट्स के अंदर इंटेंजिबल असेट्स भी आ रहे होते हैं। इंटेंजिबल असेट्स के लिहाज से अगर हम करते हैं तो नॉन करंट असेट जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, सॉर्ट ऑफ राइट्स होते हैं गवर्नमेंट से परमिशन के बेस पे जो आपको मिल रहे होते हैं। इसमें पेटेंट्स आ जाते हैं, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज और गुडविल। अपार्ट आफ्टर दिस फिक्स असेट्स प्लांट असेट्स के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज भी हो रहे होते हैं जो बेसिकली मिनरल रिसोर्सेज की बात कर रहे होते हैं जो जमीन से एक्सट्रैक्ट करके आप एक्वायर कर रहे होते हैं, जिसमें ऑयल रिजर्व, टिम्बर और अदर मिनरल्स आ रहे होते हैं। सही है, तो इस टॉपिक के अंदर अकाउंटिंग बेस्ड इवेंट्स कौन कौन से होते हैं हमें मालूम होना चाहिए इस टॉपिक के अंदर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ टू अक्वायर देम। जब अक्वायर कर रहे होंगे तो एक्विजिशन रिलेटेड इवेंट्स कौन कौन से होंगे, यानी कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनको हमें प्रॉपर डेबिट क्रेडिट करना होता है, उसके लिए कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो फिक्स असेट में तो एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग दोज असेट्स में कुछ डेबिट क्रेडिट करना होगा, कुछ कैलकुलेशन करनी होगी, वो हम कवर कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा एलोकेशन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट टू एक्सपेंस ओवर दी एसेट्स यूजफुल लाइफ, जिसमें डेप्रिसिएशन है, ये हमारा सेकंड वीडियो का पार्ट होगा। इसके अंदर के जब हमने एक्वायर कर लिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो वो 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख या 50 लाख की जो चीज़ बाई की है उसकी अगर लाइफ 5 साल या 10 साल है तो 5 साल 10 साल में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके डिफरेंट मेथड हैं, वो वीडियो में कवर कर रहे होंगे। देन उसके बाद वाले वीडियो में इसमें सेल या डिस्पोजल या एक्सचेंज के तौर पर बात कर रहे होंगे कि अगर आपने एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया या एक्सचेंज कर दिया किसी नए एसेट के साथ तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, तो ये भी एक वीडियो का पार्ट होगा। सो एक्विजिशन से बात करते हैं। एक्विजिशन से मुराद क्या, एक्विजिशन में हमें ये देखना होता है बेसिकली कि वो एसेट हमें पड़ा कितने का, तो उस एसेट पड़ा कितने का यानी उसकी टोटल कॉस्ट बिजनेस को कितनी पड़ी। तो नॉर्मली ये अज्यूम किया जाता है कि भाई जितनी प्राइस आपने हमने एसेट की पे की है वही हमारी कॉस्ट है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। सिर्फ और सिर्फ एसेट की कॉस्ट ही, सॉरी एसेट की प्राइस ही उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होती, बट सम टाइम हमें कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर्स पे करने होते हैं सो दैट वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर एसेट्स इनटू आवर ओन रिक्वायर्ड पर्पस, या जो जिस पर्पस के लिए हमने एसेट बाय किया है और जिस तरीके से हम यूज करना चाहते हैं उस तरीके से यूज करने के लिए हमें कुछ और भी एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। तो उन एक्सपेंसेस में से भी कुछ की कॉस्ट का पार्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। तो वो कैसे, वो भी जब कैपिटल एक्सपेंडिचर रन एक्सपेंडिचर की थ्योरी आएगी तो हम कवर कर रहे होंगे। सही है, सो यस, सो डिटरमाइनिंग कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट कैसे डिटरमाइन की जा रही होगी, तो इसके एक बेसिक हायरार्की थी कि एसेट प्राइस के अंदर हम रीजनेबल और नेसेसरी कॉस्ट इनकट करते हैं। अच्छा, वो कॉस्ट कौन सी हो सकती है, हो सकता है कि वो एसेट्स को डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचाने की कॉस्ट हो गई जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कवर हो गया, फॉर गेटिंग द एसेट रेडी फॉर यूज इसमें आ जाता है सेटअप कॉस्ट या इंस्टॉलेशन कॉस्ट या मेकअप कॉस्ट। यानी मिसाल के तौर पे आपने जनरेटर बाय किया है, उसके लिए एक फेंस आपने स्टेब्लिश करना है,
तो वो फेंस की कॉस्ट भी देखा जाए तो उसकी जनरेटर की कॉस्ट का पार्ट होगी। सो कॉस्ट के लिहाज से बात करते हैं। ऑन माई फॉर एक नॉर्मल एग्जांपल मौजूद है। हीट कंपनी एन ओहायो मेकर ऑफ स्टव्स, सही है, बाइज अ न्यू मशीन फ्रॉम टेक्सास कंपनी। एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से मशीन बाई की। मशीन की प्राइस कितनी थी? $52,000। सेल टैक्स कितना था? गवर्नमेंट को जो पे करना था 8% था। उस कंपनी ने यहाँ से 52,000 की प्राइस उस कंपनी को पे की, उस पर गवर्नमेंट को 8% टैक्स भी पे किया। अब उसके अलावा 500 शिपिंग कॉस्ट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर तक मूव करने के लिए भी कुछ कॉस्ट हो रही होगी, तो वो भी पे की। जब मशीन पहुंच गई तो मशीन को सेटअप या अरेंजमेंट से रिलेटेड कॉस्ट कितनी इनकर्ड हुई? 1300 एंड अलोंग विद 4000 टेस्टिंग कॉस्ट। तो अब इस सिचुएशन में अंदर मशीन की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सही है, एक रफ स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने ही अभी आ रहा है कि जो मशीन की प्राइस पे की थी वो लिस्ट प्राइस थी, तो ये 52,000 लिस्ट प्राइस आ गया। ये सेल टैक्स आपने पे किया तो 8% ये लिस्ट प्राइस पर लग रहा होगा, ये पे कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 500, सेटअप कॉस्ट 1300, टेस्टिंग कॉस्ट 4000। तो टोटल कॉस्ट उसकी कैलकुलेशन पॉइंट से बात करते हैं तो कितनी पड़ी? 61,960। सही है। सो इसको डेबिट या क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लिखना चाहते हैं तो डेबिट या क्रेडिट इसको किस तरीके से कर रहे होंगे? सही है, तो डेबिट या क्रेडिट के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो डेबिट या क्रेडिट में जब फिक्स एसेट बाय करते हैं तो फिक्स एसेट को डेबिट करना होता है, तो हम मशीन को डेबिट करेंगे। ऑल्दो यहाँ पे न्यू मशीन लिखा हुआ है, बट आई विल से कि आप न्यू को इग्नोर करें, आपने मशीन ही डेबिट करना है। तो मशीन विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ, जो भी अमाउंट होगी। अब इट माइट बी पॉसिबल कि आप कैश क्रेडिट कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो सकता है, आप उधार पे बाय कर रहे हो, क्रेडिट पे तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो जो भी अमाउंट होगी वो अमाउंट। ओके, समटाइम इसको डायरेक्टली बनाने के लिए दो स्टेप्स में भी एंट्री बनाई जा सकती है। दो स्टेप्स में एंट्री बनाने का मतलब क्या? लेट्स से आपने मशीन बाय की 52,000 की, जिससे बाय की उससे क्रेडिट पे बाय की, उसको फ्यूचर में पे करेंगे तो अकाउंट्स पेबल 52,000 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर्स थे, सही है, वो सब मशीन डेबिट तो करेंगे, लेकिन उन एक्सपेंडिचर के आगे आप लिख देंगे कि भाई सेल टैक्स है कितने से 4160। फिर मशीन के बाद मशीन अगेन मशीन ही डेबिट होगा, यानी ये सारे एक्सपेंडिचर कॉस्ट का पार्ट बनेंगे, वैल्यू ऐड होगा। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कितनी कॉस्ट आ रही है? 500, वो भी आ गया। इसी तरीके से मशीन की थर्ड सेटअप कॉस्ट 1300। इसी तरीके से अगेन मशीन फोर्थ भी टाइम भी डेबिट ही हो रहा होगा, और क्रेडिट टेस्टिंग की वजह से डेबिट कर दिया कितने से? 4000 से। और क्रेडिट क्या कर दिया जाएगा अब इन सब एक्सपेंडिचर की पेमेंट की? तो ये जो भी अमाउंट है, आई थिंक सब 9000 समथिंग जो अमाउंट बन रही है, तो 9960 की अमाउंट से कैश क्रेडिट हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप आप दो स्टेप्स में भी एंट्री बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सो डायरेक्ट भी बनाना चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो ये मशीन की कॉस्ट से रिलेटेड सिचुएशन थी। ओके, साथ ही साथ में कुछ स्पेशल, देयर आर सम स्पेशल कंसीडरेशन के फिक्स एसेट में कुछ और चीजें आती हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हम तमाम फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं एक्सेप्ट लैंड। अब लैंड में क्या क्या आ जाता है? रियल एस्टेट, कमीशन, सेल से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसमें लैंड को नॉर्मली डेप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता, और लैंड के अंदर आइटम कौन कौन से आ जाए उसको आपको मालूम होना चाहिए। ओके, एक और स्पेशल कंसिडरेशन बिल्डिंग के लिहाज से बात करते हैं तो बिल्डिंग के केस में आपको क्या किस बात का ख्याल रखना है? repairs made prior to the building being put in use are considered part of the building cost। यानी आपने बिल्डिंग तो एक्वायर कर ली, लेकिन अभी उसको प्रॉपर जिस प्रोडक्शन पर्पज के लिए यूज करना स्टार्ट नहीं किया, तो ऐसी सूरत में उससे पहले जो रिपेयर करवा रहे होंगे वो रिपेयर टेक्निकली किस कैटेगरी में आएगा? कि आप इस एसेट को, बिल्डिंग को जिस अपनी मर्जी से यूज करना चाहते थे, इसलिए आपने उसका रिस्ट्रक्चरिंग किया, उसमें रिपेयर करवाया, तो ये रिपेयर बिल्डिंग के कॉस्ट का पार्ट होगा। लेकिन बिल्डिंग इस यूज करना स्टार्ट कर दी और बाद में कोई रिपेयर आ रहा है, सही है, इससे बिल्डिंग की लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, आपके यूज के पर्पज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और वो डे टू डे ऑपरेशंस की वजह से रिपेयर आप पे कर रहे हैं, तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। इसी तरीके से इक्विपमेंट में बात करते हैं तो इक्विपमेंट से रिलेटेड जितने भी, सही है, इंश्योरेंस या इस तरह की चीजें होंगी, प्रॉपर्टी टैक्स, वो एक्सपेंस के तौर पर इंक्लूड हो रहा होगा। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा एक्स्ट्रा यूनिक है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, सही है, पाकिस्तान के सिनेरियो में। लेकिन सपोज करें आपने एक लमसम बाई किया, लमसम बाई कर लिया, यानी एक पूरा प्लॉट, फॉर एग्जांपल
इंटीरियर में आप या आप जो रिटायरमेंट के बाद सही फार्म हाउस वगैरह बाय करते हैं और फार्म हाउस में आपके फेंसेस भी आते हैं, बिल्डिंग भी आती है, उसके साइड के इक्विपमेंट भी आते हैं, तो आपने लमसम एक साथ कंबाइन करते हुए बाय तो कर दिया, लेकिन अकाउंटिंग कहती है कि उसके सब कैटेगरी में जितने भी सब कंपोनेंट होंगे उन तमाम को आप उनकी फेयर मार्केट वैल्यू की बेसिस पे अलोकेट करेंगे सब कैटेगरी में। सही है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, आपने लमसम बाय तो कर लिया है, लेकिन उसमें बिल्डिंग का कॉस्ट सेपरेट निकालेंगे, इक्विपमेंट की कॉस्ट सेपरेट निकालेंगे। सही है। तो सब कैटेगरीज की पार्ट्स सेपरेट निकालेंगे। तो डेट वाज ऑल। इसमें बेसिकली हमने थ्योरी बेस्ड चीजें कवर करनी थी। सो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको मेनली इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट एक ओके छोटी सी एक चीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहेगी, उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम ये क्यों कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में एक बात कहूँगा कि विच इज कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होंगे, वो वाले एक्सपेंडिचर होंगे विच विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट या विल बी एडेड इन कॉस्ट ऑफ असेट्स। यानी जो भी एसेट बाय कर रहे हैं उसमें जो जो एक्सपेंडिचर ऐड होंगे वो टेक्निकली क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होंगे, विल नॉट बी एडेड इन कॉस्ट ऑफ असेट। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जो कौन से एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो रेवेन्यू हैं और कौन सा एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। टेक्निकल डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो ऐसे तमाम अखराजात जो कि किसी असेट को उसकी काबिल इस्तेमाल हालत में वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर नेसेसरी टू bring the assets into their working condition, वो हम कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो वर्किंग कंडीशन में लाना जरूरी नहीं है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आ रहे होंगे। सही है। अच्छा, जो जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट देखा जाए तो वर्किंग कंडीशन के लिए जरूरी होंगे उनको हम एसेट का पार्ट बना रहे होंगे, और जो जरूरी नहीं होंगे उनको हम एक्सपेंस का पार्ट बना रहे होंगे, और यही वाली बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ठीक है। अगली वीडियो के अंदर हम ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं उससे रिलेटेड एक चीज कवर कर रहे होंगे। सो बाय।